सुनीता के हाथों में थमा मायके से आया भाभी का पत्र हवा में फड़फड़ा रहा था। वह सोच रही थी, न जाने कैसा होगा उसका बेटा अर्जुन। क्या भाभी उसकी ठीक से देखभाल कर पा रही होगी या नहीं। भाभी ने पत्र में लिखा था कि अर्जुन, जो उस समय 6 वर्ष का था, जब छत पर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था, नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई है, पर उसकी हालत गंभीर नहीं है। वह जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मामूली चोटें आई थीं। हम उसका उचित इलाज करा रहे हैं। माँ, तुम रो रही हो? रवि, जो 8 वर्ष का था, ने पुकारा। सुनीता की तंद्रा टूटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झटपट आंखें पोंछीं और रवि को गोद में बिठाकर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए पूछने लगी, स्कूल से कब आया रवि? कब का खड़ा हूं, पर तुमने देखा ही नहीं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। रवि ने कंधे पर टंगा किताबों का बोझ उतारते हुए कहा। अभी खाना परोसती हूँ। कहती हुई सुनीता रसोई में गई। फौरन दाल चावल गर्म कर लाई और रवि को खाना परोस दिया। माँ, तुम भी खाओ ना, रवि ने आग्रह किया। उसका आग्रह उचित भी था, क्योंकि प्रतिदिन सुनीता उसके साथ ही भोजन करती थी। लेकिन आज सुनीता के मुंह से निवाला नहीं चल पा रहा था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। उसका मन अर्जुन के इर्द गिर्द ही दौड़ रहा था। शायद रवि उसके मन के भाव समझ गया था, इसीलिए खाना खाते खाते रुककर बोला, किसकी चिट्ठी आई है? किसी की नहीं। देखो, मैं खा रही हूँ, सुनीता बोली। वह घर में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाने लगी। रवि संतुष्ट होकर चुप हो गया। फिर वह खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। सुनीता उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। जब रवि को नींद नहीं आई, तो वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। पर मन फिर से मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा अर्जुन? इस दुर्घटना के क्षणों में उसने माँ को अवश्य याद किया होगा। वह उसे याद करके बहुत रोया भी होगा। इतने छोटे बच्चे माँ से दूर रह भी कैसे सकते हैं? हो सकता है अर्जुन ने अपने पिता संजय को भी याद किया हो। संजय का कितना दुलारा था अर्जुन। वह दफ्तर से आते ही अर्जुन को गोद में लेकर बैठ जाता। उसके लिए तरह तरह के बिस्किट, टॉफियाएं और खिलौने लाता। उस वक्त अर्जुन कितना प्यारा, गोरा चिट्टा, गोल मटोल था, जो देखता प्यार किए बिना रह नहीं पाता। जब अर्जुन 1.5 वर्ष का था, तब उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना झंझ रहा था अर्जुन। यही सब सोचकर सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रक्त कैंसर से संजय की मृत्यु न हुई होती, तो उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता। संजय जीवित होता, तो उसका प्यारा अर्जुन इस तरह क्यों भटकता। संजय को खोकर सुनीता 3 वर्ष के अर्जुन को सीने से चिपकाए मायके चली गई थी। वहां उन दोनों माँ बेटों के लिए दिन बिताना कठिन हो गया। संजय के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने के लिए पत्र लिखते थे, वही एकाएक बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्च संभालना भारी लगने लगा था। जब दुखी होकर पिता ने उसके पुनर्विवाह की कोशिश शुरू की और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर रमेश के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू किया, तो रमेश से उसका रिश्ता पक्का हो गया। पर रमेश और उसके घर वालों की एक ही शर्त थी कि वे बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकार्य थी, जबकि रमेश भी एक बेटे का बाप था, विधुर था और अपने बेटे रवि के लिए ही पुनर्विवाह कर रहा था। पर वह अर्जुन का दर्द नहीं समझ पाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर सुनीता रमेश से ब्याह कर ससुराल पहुंच गई थी। तब से सिर्फ पत्र ही अर्जुन की जानकारी पाने का साधन बन गए थे। पर उन पत्रों में यह भी लिखा होता कि वह अब हमेशा के लिए अर्जुन को भूलकर अपने भविष्य को संवारे। वह रमेश और रवि को किसी अभाव का आभास न होने दे। रवि को पूरी ममता दे। दिल्ली से मेरठ आए हुए उसे पूरा वर्ष बीत गया था। 2023 से 2024 तक एक बार भी वह मायके नहीं गई। रमेश ने ही नहीं जाने दिया। हमेशा यही कहा कि अब मायके में कैसा मोह, घर में किसी वस्तु की कमी है क्या। लेकिन अभाव तो सुनीता के मन में बसा था। वह एक दिन के लिए भी अपने अर्जुन को नहीं भूल पाती थी। और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। मन अर्जुन को बाहों में लेने और हृदय से लगाने को बेचैन हो उठा था। रमेश जब घर लौटा तो सुनीता खुद को रोक नहीं पाई और कह उठी, मैं 2 दिन के लिए मेरठ जाना चाहती हूँ। रमेश ने वहीं रटा रटाया उत्तर दिया, क्या करोगी जाकर?
वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरा महीना चल रहा है, वहां आराम कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा आराम? भैया भाभी क्या मुझसे हल जोतवाएंगे? मैं वहां पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और क्या करूंगी? सुनीता जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जीत की। बहुत दिन हो गए मुझे मायके वालों को देखे। दिल्ली से मेरठ का रास्ता ही कितना है? सिर्फ 2 घंटे का। फिर भी मैं साल भर से मायके नहीं जा पाई हूँ, और न ही कभी उन लोगों ने आने का साहस किया। फिर आना जाना दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। इस पर सास ने जाने की इजाजत दे दी, ये कहते हुए कि इसका मायके जाना भी जरूरी है। सुनीता अटैची में कपड़े रखने लगी तो रवि भी जिद करने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा माँ। तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? साल भर में ही रवि उससे काफी हिल मिल चुका था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। रवि को रोते बिलखते देख सास ने उसे भी साथ ले जाने को कह दिया। क्या हुआ? ये भी कुछ दिन को घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी नहीं मिला, सौतेला ही सही। सुनीता ने रवि के कपड़े भी रख लिए। रवि के कपड़ों की अटैची अलग से तैयार हो गई। भले ही 2 दिनों के लिए जाना हो, रवि को कई जोड़ी कपड़ों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वह बार बार कपड़े मैले कर लेता था। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर रवि उसकी गोद में बैठकर तरह तरह के सवाल पूछता रहा। सुनीता मायके पहुंची तो देर तक माँ और भाभी के गले से लिपटी रोती रही। भाभी बार बार पूछती रही, ठीक तो हो दीदी? रमेश ने संजय का गम भुला दिया या नहीं? रमेश का व्यवहार ठीक तो है ना? सुनीता के मन में अपने अर्जुन का गम समाया हुआ था। वह क्या उत्तर देती? जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर भाभी खुद ही उसे अर्जुन के कमरे में ले गई। नीचे जगह कम होने के कारण अर्जुन छत पर बने कमरे में रहता था। ढीली चारपाई पर सिकुड़ी हुई मैली धोती पहने अपाहिज सा पड़ा था अर्जुन। पहली नजर में सुनीता उसे पहचान नहीं पाई, फिर लिपट कर रोने लगी। यह क्या दशा हो गई है अर्जुन की? अर्जुन काला, सूखा, कंकाल जैसा लग रहा था। वह भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया। फिर आश्चर्य से सुनीता की कीमती साड़ी और आभूषणों को देखता रह गया। तू ठीक तो है ना अर्जुन? सुनीता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा, पर अर्जुन को उससे बात करते संकोच हो रहा था। वह नए वस्त्र और जूते मोजे पहने गोल मटोल रवि को भी घूर रहा था। माँ, ये कौन है? रवि ने अर्जुन को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। सुनीता कहना चाहती थी कि अर्जुन तुम्हारा भाई है, पर यह सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रह गए। क्या रवि अर्जुन को भाई के रूप में स्वीकार कर पाएगा? नहीं। फिर अर्जुन को भाई बताकर रवि के बाल मन पर ठेस पहुंचाने से क्या लाभ? तभी रवि ने अगला सवाल कर बैठा। माँ, ये कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया ही नहीं हो। चलो, यहाँ से नीचे चलते हैं। भाभी रवि को बहलाने लगी। दीदी, तुम अर्जुन से बातें करो ना। सुनीता की निगाहें पूरे कमरे का अवलोकन कर रही थीं। कमरा बहुत गंदा था। छतों और दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। भाभी जैसे उसके मन के भाव ताड़ गए, इसीलिए मजबूरी जताते हुए बोली, दीदी, क्या करें? घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकालकर इसकी सफाई की थी। वही अर्जुन की देखभाल करती हैं। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती। फिर छोटे बच्चे भी ठहरे। ठीक कहती हो भाभी। कहती हुई सुनीता अर्जुन के सिरहाने बैठ गई, क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी और स्टूल पर दवाइयां और पीने का पानी रखा हुआ था। अर्जुन, मुझे माँ कहो ना। कहती हुई सुनीता उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ? बड़ी कठिनाई से अर्जुन कह सका, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। तुम कहाँ चली गई थी? सुनीता का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसने पुनर्विवाह कर लिया? संजय की यादें मिटाने के लिए वह रमेश का दामन थाम चुकी है। फिर अर्जुन को यह सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त रमेश से उसकी शादी मंदिर में हुई थी, अर्जुन को घर में छिपा कर रखा गया था। माँ, मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई? एकाएक अर्जुन की आंखों में आकांक्षाओं की चमक तैर उठी। सुनीता को याद आया कि वह अर्जुन से यही कहकर घर से निकली थी कि वह उसके लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष बाद 2024 में आज ही लौट कर आई है। सुनीता की पलकें भीग उठीं कि कितनी पुरानी बात याद रखी है अर्जुन ने। वह उसके पुराने घिसे फटे कपड़े देखती रही। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी।
माँ, मेरे नए कपड़े दे दो ना। अर्जुन जिद करने लगा। सुनीता के मन में आया कि वह रवि के नए कपड़े लाकर अर्जुन को पहना दे। नाप ठीक आएगा, क्योंकि दोनों की उम्र एक सी है। पर वह ऐसा नहीं कर सकी। मन में एक लहर सी उठी कि अगर रवि ने कपड़ों की बात रमेश और सास को बता दी, तो? तभी भाभी ने टोका, चलो दीदी, पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना। सुनीता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी से पूछना शुरू कर दिया, दीदी, तुम अर्जुन के लिए कपड़े, खिलौने वगैरह कुछ लेकर नहीं आई? सुनीता जवाब नहीं दे पाई, तो भाभी के चेहरे पर रूखापन छा गया। वह कुछ कड़वाहट से कहने लगी, अर्जुन, तुम्हारी कोख से जना है ना, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। रमेश की आमदनी भी तो कम नहीं है। घर में सब कुछ मौजूद है। रुपये तुम्हारे हाथ में भी तो रहते होंगे। सुनीता को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था, ताकि वह मेरठ आकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू से लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना उन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया, पर सुनीता के मुंह में यह सोचकर निवाला नहीं चल पाया कि बेचारा अर्जुन पेट भर कहाँ खाता होगा। माँ समझाती रही, तुम्हें ऐसी स्थिति में खूब खाना पीना चाहिए। बच्चा अच्छा पैदा होगा तो रमेश भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। पिता और भैया रवि को लाड प्यार करते रहे। भैया उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए। वहां से उसे टॉफियां और फल दिलवाए। माँ और भाभी उससे रमेश, रवि और ससुराल की ही बातें करती रहीं, तो उसने खुद ही अर्जुन की चर्चा छेड़ दी। अर्जुन कैसा पढ़ रहा है? कैसे नंबर आए? ठीक है, अधिक पढ़कर भी उसे क्या करना है? थोड़ा बड़ा होगा तो मामा के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगेगा, माँ बोली। सुनीता सोचने लगी, फिर तो अर्जुन पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर तरह तरह के हुक्म चलाते रहेंगे। सबने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर अर्जुन के भूखे रहने का किसी को कोई आभास तक नहीं था। तब सुनीता अपने साथ लाए फल और मिठाई तस्तरी में लेकर अर्जुन को देने चली गई। अर्जुन अकेला पड़ा था। सुनीता का मन फिर से भीगने लगा। वह उसके नजदीक बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो अर्जुन ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठो माँ। सुनीता रुककर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। अर्जुन ने सुख का आभास करके आंखें बंद कर लीं, पर रवि की पुकार पर सुनीता को नीचे आना पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते से निपटकर उसने अर्जुन की चारपाई छत पर डाल दी और जाले साफ करके कमरा रगड़ रगड़ कर धोया। अगरबत्तियां जलाकर बदबू दूर की, फिर उसके मैले वस्त्रों को धोकर चमकाया। तत्पश्चात वह अर्जुन की मालिश करने बैठ गई। माँ कहती रही, मैं कर दूंगी, तू फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में अकेला अर्जुन थोड़े ही सोता है, मैं भी तो सोती हूं। मगर सुनीता के हाथ नहीं रुके। वह अर्जुन के सारे काम खुद ही निपटा रही थी। दोपहर ढलते ही अचानक ड्राइवर सुनीता और रवि को लेने आ पहुंचा। सबको आश्चर्य हुआ। माँ ने टोका, अभी 2 दिन कहाँ पूरे हुए हैं? ड्राइवर बोला, मुझे साहब ने दोनों को तुरंत लाने को कहा है। साहब रवि को बहुत प्यार करते हैं। रवि के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को एक शादी में भी जाना है। बेटी पराए घर की अमानत ठहरी, इसलिए माँ भी कहाँ रोक सकती थी। वह सुनीता की विदाई की तैयारी करने लगी, पर रमेश का ना आना सबको खल रहा था। पिताजी आर्द्र स्वर में कह उठे, हम चाहे कितने भी गरीब हों, पर दामाद का स्वागत करने में तो समर्थ हैं ही। विवाह के बाद दामाद एक बार भी हमारे घर नहीं आए। माँ, तुम लोग भी तो दिल्ली आया करो, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। सुनीता बोली, ठीक है, हम भी आएंगे। माँ आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली। सुनीता ने रवि की नजर बचाकर 500 रुपए का नोट भाभी को थमा दिया और बोली, भाभी, अर्जुन का इलाज अच्छी तरह से कराती रहना। भाभी ने लपक कर नोट को अपने ब्लाउज में खोंस लिया और मुस्कुराकर बोली, अर्जुन की चिंता मत करो दीदी, वह हमारा भी तो बेटा है। आखिर में सुनीता ऊपर जाकर अर्जुन से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हुई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर खड़े रहे। सुनीता रास्ते भर सोचती रही कि उसने साल भर तक मेरठ न जाकर अर्जुन के साथ सचमुच बहुत अन्याय किया है। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के गले मढ़ने से क्या लाभ? अर्जुन की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वह इस बारे में रमेश से बात करने के लिए अपना मन तैयार करने लगी। रमेश को न तो दौलत का अभाव है
न वह कंजूस है। वह थोड़ी नानुकुर के बाद उसकी बात अवश्य मान लेगा। वह अर्जुन को अपना लेगा। फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। रमेश घर में बैठा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। रवि कार से उतरकर पिता की तरफ दौड़ पड़ा। रमेश ने उसे गोद में उठा लिया। मेरा राजा बेटा आ गया। हाँ, देखो पिताजी, मैं क्या लाया हूं। रवि ननिहाल में मिले खिलौने दिखाने लगा। सास ने चाय बनाकर सबको प्याले थमा दिए। सब पीने बैठ गए। सास और रमेश रवि से मेरठ की बातें पूछने लगे। नाना नानी मामा मामी सब कुशल तो है ना। रवि उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी बताने लगा। फिर एकाएक कह उठा, वहां एक बहुत गंदा लड़का भी था। उसके दांत भी बहुत गंदे थे। उसने ब्रश भी नहीं किया था। बेटा, ये किसके बारे में कह रहा है? सास पूछ बैठी। तो सुनीता को अर्जुन के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। रमेश सब कुछ सुनता रहा, पर उसने एक शब्द भी अर्जुन के बारे में नहीं कहा। सुनीता को उसकी यह चुप्पी नागवार गुजरी। वह उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि सास ने टोक दिया। बेटा, बातें फिर कभी हो जाएंगी। इस वक्त शादी में चलने की तैयारी करो, नहीं तो देरी हो जाएगी। सास के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी। सुनीता ने रवि को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होने लगी। रास्ते भर खामोश रही, पर सुनीता भी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। वह रमेश से बात करने के पक्के मंसूबे बना चुकी थी। आखिर एक दिन सुनीता को मौका मिल ही गया। सास रवि को लेकर पड़ोस में गई थी। सुनीता ने बात शुरू कर दी। अर्जुन को भैया भाभी के आश्रित बनाकर अधिक दिनों तक वहां नहीं रखा जा सकता। फिर वह कहाँ जाएगा? हमें उसे अपने साथ ही रख लेना चाहिए, तभी उचित रहेगा। यह कैसे हो सकता है? कहते हुए रमेश के चेहरे पर कठोरता छा गई। मैंने तुमसे शादी ही इसी शर्त पर की थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार रवि तुम्हारा बेटा है, उसी प्रकार अर्जुन भी मेरा बेटा है। फिर उसे साथ रखने में कैसी आपत्ति? सुनीता ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे अर्जुन को अपना बेटा कैसे मान सकता हूं? सुपोज करो मैंने उसे बेटा मान भी लिया, तो भी क्या मैं उसे घर में रखने की इजाजत दे दूंगा? क्या मेरा रवि अर्जुन को अपना सकेगा? मां अपना सकेगी? यह सुनकर सुनीता चुप बैठी सोचती रही। रमेश उसे समझाने के अंदाज में फिर बोला, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो। सुनीता, अर्जुन को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। मैं मां हूं रमेश। सुनीता सिसक पड़ी। अपनी संतान को तिल तिल मरते हुए कैसे देख सकती हूं? अर्जुन अब पहले से आधा भी नहीं रह गया। वह न ढंग से खा पाता है न पढ़ पाता है। भैया भाभी के साथ और अधिक रह लिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता सुनीता। किसी अन्य को घर में आश्रय देकर मैं अपने रवि के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता। रमेश ने दो टूक जवाब दे दिया। सुनीता को चुप्पी साधनी पड़ गई। साथ ही उसके हृदय में बनी रमेश की छवि भी बिगड़ती चली गई। कितना महान समझा था उसने रमेश को, लेकिन वह तो मात्र पत्थर निकला। अब दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सुनीता मन ही मन कुढ़ती रही। उसका मन अब रमेश से बोलने को भी नहीं करता था। वह उसके सवालों का जवाब हां या ना में देकर सामने से हट जाती। वह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती। रवि भी उसकी आंखों में चुभन बन गया था। उसका मन विद्रोह कर बैठता। जब रमेश उसके बेटे को नहीं स्वीकार करता, तो वह क्यों रवि को छाती से लगाए रहे? पराये जने अपने तो नहीं बन सकते। रवि से कौन सा उसका लहू का रिश्ता है? बड़ा होकर रवि भी उसे आंखें दिखाने लगेगा। फिर वह उसे अपना क्यों समझे? दोनों के बीच पनपता अवरोध सास की पैनी निगाहों से नहीं छिप सका। वह बार बार पूछने लगी, बेटा, जब से तुम मायके से लौटी हो, तुमने हंसना बंद कर दिया। ये उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं। सुनीता खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करती रही, पर सास संतुष्ट नहीं हो पाती थी। कभी वह कहती, क्या रमेश ने कुछ कहा है? वह भी आजकल खामोश रहता है। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? सुनीता ने उन्हें इस डर से सब कुछ नहीं बताया कि सास ही कौन सी उसकी सगी है। जब रमेश उसका दर्द नहीं समझा, तो सास कैसे समझेगी? वह सास से भी दूर रहकर अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर सास ने घर में ऐलान किया कि वह हरिद्वार गंगा स्नान को जाएंगी। प्रौढ़ावस्था में उन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर आत्मिक शांति पाने के लिए प्रयास शुरू करना है। सास का यह कथन सभी को अटपटा लगा, क्योंकि वे अब तक धर्म कर्म और पंडे पुजारियों को पाखंड की संझा देती आई थीं। पर हरिद्वार जाने पर किसी ने आपत्ति नहीं दिखाई।
रमेश ने भी कह दिया। इसी बहाने प्राकृतिक दृश्यों को देखकर तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। सास कार में बैठकर अकेली ही हरिद्वार रवाना हो गईं। इसके बाद तो हरिद्वार आना जाना उनका नियम सा बन गया। वह महीने में 2-4 चक्कर हरिद्वार के लगाने लगीं। सुनीता यह सोचकर और अधिक चुप रहने लगी कि कैसे माँ बेटे हैं, जिन्हें सिर्फ अपने शौक, श्रृंगार और स्वास्थ्य का ही ख्याल है। किसी और की जरा सी भी चिंता नहीं है। कम से कम सास को तो अर्जुन के बारे में कुछ पूछना चाहिए था, पर सास भी स्वार्थी ठहरी। एक दिन फिर से मेरठ जाने का निश्चय किया। रमेश से छिपाकर कुछ रुपए भी पर्स में रख लिए। सोचा कि अर्जुन की दवाइयां खरीदने में काम आ जाएंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद रमेश ने मेरठ जाने की इजाजत दे दी, पर ड्राइवर को खूब समझा दिया कि उसे आज ही सुनीता को साथ लेकर लौटना है। रवि को इस बार रमेश ने नहीं जाने दिया। बहला दिया कि माँ रात तक तो वापस लौट ही आएगी। रमेश के कठोर व्यवहार से आहत सुनीता रास्ते भर आंसू पोंछती रही। माँ और भाभी उसे देखते ही स्वागत के लिए लपकीं। लेकिन सुनीता तो अपने अर्जुन को हृदय से लगाने को व्याकुल थी। इसीलिए घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। परंतु छत पर पहुंचते ही जैसे उसे काट मार गया, क्योंकि बेटे का कमरा खाली था। उसका बिस्तर और कोई सामान भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह चक्कर सी खड़ी सोचती रही। कहाँ गया अर्जुन? उसके मन में सैकड़ों आशंकाएं तैर उठीं। कहीं अर्जुन को कुछ हो तो नहीं गया? माँ और भाभी दोनों उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर आ पहुंची। सुनीता उनकी तरफ मुड़ी और बदहवासी में चिल्लाने लगी। माँ, बताओ, मेरे अर्जुन को क्या हुआ? वह कहाँ चला गया? तुमने मुझे उसके बारे में कभी पत्र में भी कुछ नहीं लिखा। क्या हुआ मेरे बेटे को? वह रो पड़ी। दीदी, हमारी भी तो सुनो। भाभी उसके आंसू पोंछने लगी। क्या तुम्हारी सास ने कभी कुछ नहीं बताया? वह क्यों बताएंगी? उन्हें अर्जुन से क्या लेना देना? कहाँ है अर्जुन? तुम्हारी सास ने उसे उचित देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वह कई बार यहाँ आ चुकी हैं। वह अर्जुन के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। सुनीता घोर आश्चर्य से जकड़ गई। क्या ऐसा होना संभव है? पर सास को अर्जुन की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? कहीं उन्होंने छिपकर तो नहीं सुन लिया था? वह उसी वक्त अस्पताल जाने के लिए उतावली हो उठी, पर माँ ने जबरदस्ती उसे एक प्याला चाय पिला दी। फिर उसके साथ सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। अर्जुन साफ सुथरे वस्त्र पहने स्वच्छ सफेद सैया पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उठने का प्रयास करने लगा। सुनीता ने उसे सहारा देकर बिठाया। वह स्नेह से उसका मुंह चूमने लगी। मेरा राजा बेटा, ठीक तो है ना? अर्जुन को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर उसे संतुष्टि का आभास हो रहा था। दादी, माँ नहीं आई? अर्जुन इधर उधर देखकर पूछ बैठा। वह आएंगी बेटे। सुनीता उसे प्रसन्न देखकर खुशी से गदगद हो रही थी। देखो, दादी माँ ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, खिलौने और मिठाइयां भी दिलवाई हैं। अर्जुन सारा सामान दिखाने लगा। कुछ वक्त अर्जुन के साथ बिताकर सुनीता अस्पताल से मायके लौटी। फिर दिल्ली लौटी तो आते ही सास के पैर पकड़कर कृतज्ञता के बोझ से दबकर रो पड़ी। माँ जी, आप महान हैं। हरिद्वार जाने के बहाने मेरे अर्जुन पर प्यार लुटाती रहीं। वह पराया कहाँ है? मेरा पोता है। जब तुम हमारी हो गई हो तो तुम्हारा बेटा भी तो अपना हुआ। सास ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। रमेश तो उससे नफरत करते हैं। सुनीता चिंतित हो उठी। वह सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। रमेश ने अर्जुन को घर में रखने से ही तो इनकार किया है। उसका खर्च उठाने से तो नहीं। मैं अर्जुन को छात्रावास में रखकर पढ़ाऊंगी। इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। सुनीता जानती थी कि रमेश में सास का कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है। उसका मन सुख संतोष से भर उठा था कि अब उसका बेटा अनाथ नहीं रहा। उसके सिर पर सास की सबल छत्र छाया मौजूद है। आज सुनीता बहुत खुश थी अपने बेटे को खुश देखकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।